नमस्ते बच्चों। जैसे कि आज देख पा रहे हैं, ये कक्षा 12 की हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कवि आलोक धनवा की कविता पतंग के बारे में के विषय में उसकी व्याख्या के बारे में हम समझेंगे। तो जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि किसी भी कवि की कविता को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हमें उस कवि के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए आइए हम थोड़ा सा कवि के बारे में परिचित हो जाएं। तो आलोक धनवा 7वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ। इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान व पहल सम्मान से नवाजा गया। पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे और इस तरीके से ये साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भी भागीदारी निभाते रहे। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनमें इनकी पहली कविता है जनता का आदमी, सन 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। इसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां कविताओं से इन्हें प्रसिद्धि मिली है। इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह सन 1998 ईस्वी में दुनिया रोज बनती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। तो ये ऐसे कवि हैं जिनकी प्रसिद्धि हिंदी साहित्य जगत में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। आइए हम पुनः कविता की ओर चलते हैं और पतंग कविता को समझते हैं। ये पतंग कविता इनके काव्य संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। इसको पढ़ते हैं कविता को, इसके बाद इसकी व्याख्या को समझते हैं। पतंग सबसे तेज बौछारे गई, भादों गया सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो पतंग कविता कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ इच्छाओं का सजीव चित्रण किया है। कहते हैं कि सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि आसमान में भादों के महीना के बीतने के बाद, भादों का महीना बीत गया है और भादों के महीने के बीतने के बाद सबसे तेज होने वाली वर्षा की बौछारें भी समाप्त हो गई हैं। तो कवि कहता है कि भादों के महीने की तेज बौछारों वाली वर्षा का मौसम बीत गया है, प्रातः काल हो गया है, कैसा खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यहाँ पर प्रातः काल की तुलना कवि ने खरगोश की आंखों से किया है। कहते हैं कि जिस प्रकार खरगोश की आँखें लाल लाल होती हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रातःकाल खरगोश की आँखों के समान, खरगोश की आँखों जैसा सुबह जैसी सुबह हो गई है। अर्थात प्रातःकालीन उषा, प्रातःकालीन लाल लाल सवेरा हो गया है।
शरद आया पुलों को पार करते हुए और अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। शरद आया, यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है और कहा है कवि ने कि शरद ऋतु का आगमन हो गया है। कैसा आगमन हुआ है? शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए। कह रहे हैं कि शरद ऋतु का शरद रूपी बालक पुलों को पार करते हुए, बहुत सारे पुल पड़ रहे हैं इसलिए पुलों लिखा हुआ है। शरद ऋतु कई पुलों को पार करते हुए चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूहों को बुलाते हुए, घंटे बजाते हुए, जोर जोर से घंटे बजाते हुए, अपनी साइकिल तेज चलाते हुए आ गया है। फिर से समझिएगा, शरद रूपी बालक पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए और तेजी से साइकिल चलाते हुए आ चुका है। यहाँ पर कवि ने चमकीले इशारों का मतलब शरद ऋतु के आगमन पर आसमान में चारों तरफ चमकीलापन छा जाता है और आसमान साफ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर चमकीले इशारों की ओर संकेत किया है। और अर्थात जैसे ही आसमान साफ हो जाता है, बच्चे पतंग उड़ाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो और शरद ऋतु बच्चों को अपने इसी चमकीलेपन में आकर्षित कर लेता है। आकाश को यहाँ से समझिएगा, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि अपनी स्वच्छता, कवि कहते हैं कि शरद ऋतु अपनी स्वच्छता से और चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को अत्यधिक मुलायम बना दिया है, जिससे कि बच्चे अपनी पतंग को ऊपर उठा सकें, काफ़ी ऊंचाई तक उड़ा सकें, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। कागज़ पतंग प्रायः सबसे पतली बाँस की कमानी से अर्थात लकड़ियों से, पतले कागज़ से बना हुआ होता है। तो कवि कहता है कि शरद ऋतु के आगमन पर आसमान इतना साफ और मुलायम हो गया है, जिससे कि बच्चे आसानी से अपनी पतंग को आसमान में काफ़ी दूरी तक उड़ा सकें, बात की शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तिल्लियों की इतनी नाजुक दुनिया। और कवि कहता है जिससे बच्चे अत्यधिक खुश हो सकें और अपनी सीटियों और किलकारियों से वातावरण को गुंजायमान कर दें। जैसे ही आसमान में पतंग ऊंचाई पर उड़ने लगती है, बच्चे अत्यधिक खुश होते हैं, सीटियां बजाने लगते हैं, किलकारियां मारने लग जाते हैं और इस तरीके से अपनी उत्सुकता एवं प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया और शरद ऋतु के आगमन पर स्वच्छ वातावरण पर तितलियां चारों तरफ तितलियां उड़ने लग जाती हैं और उन्हें वही संसार दिखाई देने लग जाता है। तो ये इस कविता की व्याख्या रही। अब इसके कुछ विशेषताओं के बारे में, इसके काव्य सौंदर्य के बारे में हम समझते हैं। काव्य सौंदर्य में जैसे कि पहले बताया था, रस, छंद, अलंकार, यही लिखना होता है। रस, इसमें शांत रस कह सकते हैं। अलंकार, बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जैसे मानवीकरण किया गया है। शरद ऋतु के आगमन पर शरद ऋतु अपनी साइकिल तेज चलाते हुए आ रहा, घंटी बजाते हुए आ रहा है, तो शरद ऋतु तो नहीं आएगा, लेकिन शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। उपमा, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है कई जगह। जैसे जोर जोर से घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आँखों जैसा लाल सवेरा उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार तो प्रायः कई जगह आया है और श्लेष अलंकार भी आया हुआ है।
तो इस प्रकार से इसमें इतने अलंकार हैं। भाषा खड़ी बोली है, खड़ी बोली में सहज व्यक्ति है इनकी। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है और मिश्रित शब्दावली है। गुण, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर श्रृंगार रस है तो माधुर्य गुण, शांत रस है तो प्रसाद गुण, और अगर ओज गुण है, ओज मतलब वीर रस है तो ओज गुण। तो यहाँ पर शांत रस है इसलिए यहाँ पर प्रसाद गुण होगा। ठीक है, धन्यवाद।